जय हिंद दोस्तों। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जितनी आसानी से समझाई जाएं उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि जब उनके पर्टिकुलर वर्ड्स पे हम जाते हैं तो कई बार वो चीज़ें हमारे सर के ऊपर से निकल जाती हैं। तो आज जिस केस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उसको मैं आसान शब्दों में बताऊं तो जो लेटेस्ट जो चीज़ निकल के सामने आई है वो कुछ इस तरह की है कि मान लीजिए एक घर है। उस एक घर में चार भाई मिलके रहते हैं। चार भाई मिलके रहते हैं और उनमें से एक भाई उसी घर का मान लीजिए लोन चुकाने के लिए, उस घर के ऊपर कुछ लोन है, उस घर का लोन चुकाने के लिए एक दूसरी कंपनी से थोड़ा सा लोन ले लेता है कि भाई मेरे को थोड़ा सा लोन चुकाना है तो आप मुझे ज़रा पैसे दे दीजिए। लेकिन अब जब लोन चुकाने के लिए जो दूसरा पार्टी जो उनको पैसा दे रहा है वो घुमा फिरा के एक बात उस पूरे लोन एग्रीमेंट के में क्लॉज बना के घुसा देता है कि भाई उस घर में हमको लगभग लगभग 30% की हिस्सेदारी चाहिए, प्लस इस घर को लेकर अब जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसमें हमारा भी कंसेंट रहेगा। और वो बड़ा भाई उस बात को अपने बाकी के तीन भाइयों से छुपा देता है। तो ये आज की तारीख में हम बात करें अगर, तो एक तरह का वायलेशन है नॉर्म्स का। मतलब कि आपके जो इन्वेस्टर्स हैं आपने उनसे एक इस तरह की बात छुपाई है जिस बात से आपकी कंपनी के ऑपरेशंस के ऊपर असर पड़ सकता है। इस तरह की बात को छुपाना आज की डेट में एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। और उसी तरह की कुछ घटना अभी एनडीटीवी के साथ भी हुई है। एनडीटीवी की जो पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है आरआरपीआर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। आरआरपीआर मतलब राधिका रॉय और प्रणव रॉय जो उनके मालिक हैं उनके नाम से एक कंपनी है। उस कंपनी के ऊपर ये पूरी बात सामने आई है और इसी को लेकर उनके ऊपर करीब करीब 27 करोड़ रुपए का जुर्माना भी ठोका गया है सेबी के द्वारा। अब ये सभी बातें जो हैं एक आम इंसान को समझ में ज़्यादा इसलिए नहीं आती क्योंकि ये बातें उसको आसान भाषा में समझाई नहीं जाती। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ठीक हुआ वैसा ही है कि भैया राधिका रॉय और प्रणब रॉय ने अपनी कंपनी का लोन चुकाने के लिए एक दूसरी कंपनी है उसका नाम है वीसीपीएल। वीसीपीएल से उन्होंने 350 करोड़ रुपए का लोन लिया, ये कहते हुए कि भाई हमारे कंपनी में जो भी कुछ और ऐसे कुछ बदलाव होंगे या फिर जिनका जो हमको कुछ डिसीजंस लेने होंगे उसमें हम आपका कंसेंट लेंगे। और 30% की हिस्सेदारी की बात घुमा फिरा के एक क्लॉज बना के उसमें घुसा दी गई। अब देखिए चूंकि ये कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है, एनडीटीवी एक लिस्टेड कंपनी है, वहाँ पे कई सारी पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। ऐसे में जब किसी कंपनी में पब्लिक का पैसा लग चुका होता है तो उसकी सरकार की एक जिम्मेदारी बन जाती है कि पब्लिक का पैसा जिस कंपनी में लगा है उस कंपनी की निगरानी वो करे। तो यही काम करता है सेबी, जो हमने सहारा के केस में भी देखा था कि सहारा ने जिस तरीके से करोड़ों लोगों का पैसा लिया और बाद में जब उनसे कहा गया कि ठीक है हमने मान लिया कि आपकी स्कीम बहुत अच्छी है, आप इसको रीपे क्यों नहीं कर रहे। अगर आपने कहीं भी पैसा इन्वेस्ट किया है, फॉरेन में इन्वेस्ट किया है, कहीं भी इन्वेस्ट किया है, तो आप वो पैसा रीपे करिए। तो देखा गया कि सहारा उस पैसे को रीपे करने में नाकाम रहा। तो इन्हीं केसेस की निगरानी करने के लिए सेबी, और ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ। तो सेबी का सीधा सीधा ये कहना था अगर आप किसी फला कंपनी का लोन वापस करने के लिए 350 करोड़ रुपए का लोन ले रहे हो और उस लोन के एग्रीमेंट में, और हाँ ये भी था कि उसमें कुछ 50-55 करोड़ रुपए एक साल बाद भी पे करने थे। तो अगर आपको ये सब चीज़ें पता चल रही हैं, और ये 2009 या 10 का मामला है, अभी का मामला भी नहीं है, लेकिन उसमें एक कंपनी थी, मैं उसका नाम आपको बताऊं, जिनकी बात के ऊपर से ये पूरी बात सामने आई है, जिन्होंने इस बात को लेकर कंप्लेंट करी थी कि नहीं भैया ऐसा कुछ है जो चल रहा है और जो सही नहीं लग रहा है। एक सिक्योरिटीज़ कंपनी करके थी वहाँ पे। उस कंपनी ने इस बारे में पूरी बात बताई थी कि नहीं यहाँ पे कुछ तो है जो गड़बड़ चल रही है। इस कंपनी का नाम था क्वांटम सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड। 2017 से इस बारे में उन लोगों ने जांच करना शुरू करी थी, जैसे कि ऑर्डरिंग द रॉयल्स टू पे द पेनल्टी फॉर द वायलेशन। द सेबी said it began an investigation after receipt of complaints from Quantum Securities Private Limited, a shareholder of NDTV in 2017, about the violation of rules by non-disclosure of material information of the shareholders about loan agreements with VCPL. One loan agreement was with ICICI Bank and two were with विश्व प्रधान कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड मतलब VCPL। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने निकल के आई हैं, उसके बाद ये जुर्माना लगा है। अब मेरा एक सवाल बस इतना सा है कि भाई जब आप इतने बड़े और इतने सच्चे और इतने ईमानदार मीडिया नेटवर्क हो तो इस बात को आपने क्यों नहीं उठाया। क्योंकि अगर सरकार को ये बात धोखा लग रही, सरकार को तो नहीं लग रही बल्कि सेबी को लग रही है, जिसका ये काम ही है धारकों के पैसे की रखवाली करना। जब उसको ये बात गलत लग रही है और आप अगर आपकी जगह पे सही हो, मेरा कहना बस इतना है कि अगर आप आपकी जगह पे सही हो तो आप अपने माध्यम से इस बात को क्यों नहीं उठा रहे। सिंपल सी बात इतनी है। लेकिन अगर हम कुछ पन्ने इतिहास के पलटें तो इतिहास के कुछ पन्नों में जो चीज़ें निकल के सामने आती हैं
वो बातें और भी ज़्यादा मतलब परेशान करने वाली हैं कि भाई आखिर ऐसा क्या होता है कि ये एनडीटीवी के जो दो मालिक हैं ये बार बार घूम फिर के किसी ना किसी पचड़े में फंसते रहते हैं। तो इसी के साथ जब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो कुछ समय पहले तो नहीं बल्कि पिछले अभी जो नवंबर गया है उसी में इनके ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग का भी एक केस लगा था, जिसके बाद इनके ऊपर सिक्योरिटी एक मैं आपको पूरी बात बताता हूँ कि नवंबर दिस ईयर इन येट अनदर ब्लो टू कंट्रोवर्शियल मीडिया नेटवर्क एनडीटीवी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी had found its promoters Pranav Roy and Radhika Roy guilty of making undue gain from insider trading as a penalty of the financial crime. SEBI has barred them from trading in the security market for 2 years. मतलब 2 साल के लिए इनको वहाँ पे सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेडिंग करने से मना कर दिया। अगर आपने स्कैम 1992 नहीं देखा तो आप ये चीज़ ज़रूर समझ पाएंगे कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। थोड़ा सा बता दूँ, इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब होती है कि आप कंपनी के अंदर बैठे हो, क्रिकेट की फिक्सिंग जैसे होती है ना वैसे, कि आप एक क्रिकेट टीम में मौजूद हो, ठीक है, आप उस टीम में खेल रहे हो या आप उस टीम का किसी भी तरीके से हिस्सा हो, सपोर्ट स्टाफ की तरह कैसे भी हिस्सा हो, और आप टीम से जुड़ी हुई अहम जानकारियां बुकी को पहुंचाओ कि भाई टीम ये रहेगी, अगर टॉस जीतते हैं तो ये लोग ओपनिंग करेंगे, अगर टॉस हारते हैं तो ये लोग बॉलिंग की ओपनिंग करेंगे, ये पूरा टीम का लाइनअप रहेगा। ये सब चीज़ें अगर आप बुकी तक पहुंचा रहे हो तो ये अंदर की बात बाहर पहुंचाना होती है ना, कुछ ऐसा ही होता है इनसाइडर ट्रेडिंग भी। तो इसके आगे लिखा था कि SEBI had barred them from trading in the security market for 2 years and directed them to return the illegal gain of rupees 16.97 crores। मतलब करीब करीब 17 करोड़ का इलीगल गेन जो इन लोगों ने लिया है इस पूरे मार्केट से, इस पूरे जो इनका पूरा कांड का जो दौरान टाइम था वो उनको लौटाने के लिए कहा है। और मतलब 12 साल का पूरे वक्त में इन्होंने ही पूरा काम किया था। 12 साल में 17 करोड़ रुपए, मतलब एक साल में 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए तो ऐसे ही कमा लिए। Apart from Pranav Roy and Radhika Roy, former NDTV CEO Vikramaditya Chandra, senior advisor Ishwari Prasad Bajpai, group CFO Saurabh Banerjee also have been found guilty of insider trading। मतलब ऐसा लग रहा था आपकी फैमिली शो चल रहा है, सब के सब लपटे हुए थे। According to the investigation conducted by SEBI, Pranay Roy and his wife Radhika Roy had violated the prohibition of insider trading। मतलब PIT का जो एक रेगुलेशन होता है उसको इन्होंने वायलेट किया है। They are accused of possessing unpublished price-sensitive information (UPSI) during 2007-2008 relating to discussion on the reorganization of New Delhi Television Limited। मतलब इस पूरे कांड में एनडीटीवी का नाम भी मौजूद था। बार बार ये बात कही जाती है कि भैया एनडीटीवी इसमें डायरेक्ट रूप से लिप्त नहीं है, लेकिन जब ये चीज़ें बाहर आती हैं, इस तरह की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जब बाहर आती है, पब्लिक डोमेन में आती है, तब आपको एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह इन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर और ज़्यादा उंगलियां उठेंगी। मेरा कहना बस इतना है कि अगर आप गलत नहीं हो तो यू शुड मेक थिंग्स क्लियर। और जब आपके ऊपर इतने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, इन सब ने इनके ऊपर केस लगा के रखे, मनी लॉन्ड्रिंग के तक केस लगे। मतलब एक केस तो मैंने और इनका पढ़ा था, उसमें इनके ऊपर आरोप लगा था कि भैया इनने, जैसे ये एक है 21 अगस्त 2019 का एक केस है, इसमें इनके ऊपर केस लगा थी 2007-2009 के बीच में इन्होंने एफडीआई के नियमों को तोड़ा था और करीब करीब 1222 करोड़ रुपए का फ्रॉड इनके ऊपर निकल के सामने आया था, जिसमें सीबीआई ने कहा था कि मई 2004 से मई 2010 के बीच में इन्होंने करीब करीब 32 कंपनी क्रिएट करी। अब 32 कंपनीज क्रिएट करी तो सबसे बड़ी बात थी कि ये 32 कंपनी क्रिएट कहाँ करी। देखिए, कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको कोई जगह की ज़रूरत नहीं होती है, आपको बस एक वेबसाइट बनानी है और एक कमरा आप शो कर दीजिए, एड्रेस डाल दीजिए कि भाई ये हमारी फला कंपनी है, बस। तो इन्होंने जब ये 32 कंपनीज क्रिएट करी तो 32 कंपनी क्रिएट कहाँ करी? टैक्स हेवन में, जैसे कि यूके हो गया, दुबई हो गया, हॉलैंड, मलेशिया, इन जैसी जगहों पे इन्होंने कंपनीज क्रिएट करी। उसके बाद अब इन कंपनीज का काम क्या था? तो सीबीआई ने जो बात कही थी उसके अनुसार इन कंपनीज का काम था, इनका कोई बिजनेस नहीं था, इनका काम था जो अलग अलग लोग अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो उन्होंने शो कर दिया कि भैया हमने इस कंपनी में पैसा लगाया। फिर ये कंपनीज क्या करती थी? उनके पैसे को कहीं नहीं लगाती थी, बल्कि अलग अलग जगह से बाउंस करा करू के, घुमा फिरा के इन लोगों को वो पैसा वापस कर देती थी। तो ये टैक्स बचाने का एक तरीका था और कुछ नहीं। इनको हम शेल कंपनीज भी कहते हैं, जिन कंपनीज का कुछ काम नहीं होता। इसके अलावा 20 जून 2019 को एक इनकम टैक्स एफिलिएट ट्रिब्यूनल ने भी आरआरपीआर के ऊपर केस दाखिल किया था। इन्होंने कहा था कि भैया इन्होंने 34.79 लाख शेयर खरीदे थे, जिसकी कीमत थी 4 रुपये प्रति शेयर, लेकिन मार्केट में उन्हीं शेयर्स की कीमत थी 140 रुपये प्रति शेयर। अब ये चीज़ इन्होंने क्यों करी थी? ये चीज़ इन्होंने इसलिए करी थी क्योंकि
आप जिस भी कीमत पे शेयर खरीदते हो आपको उसके हिसाब से ही टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आप 140 के हिसाब से पे करोगे तो यू हैव टू पे टैक्स अकॉर्डिंग टू 140 रुपीज़। लेकिन अगर आप वही शेयर 4 रुपये में खरीदते हो तो आप खुद ही सोचो, इसके अकॉर्डिंग इन दोनों ने 117 करोड़ रुपए ईच कमाए थे। तो इसके बाद सरकार ने इनको यही कहा था कि भैया आपने 214 करोड़ रुपए की टोटल इनकम को छुपाया है। इसके बाद उन्होंने अपील भी करी और इसको ठुकराते हुए इन्होंने कहा, जो बॉडी थी उसने कहा था कि नहीं, यहाँ पे क्लियर इंटेंशंस आपकी दिख रही हैं कि जो कि गलत थी। इसके बाद प्रणब राव ने ये भी कहा था कि भाई हमारे ऊपर ये सब चीज़ें सिर्फ इसलिए करी जा रही हैं क्योंकि हमको गिराया जाना चाहता है, और इस तरह की चीज़ें कुछ उन्होंने कही। लेकिन बात वही आ जाती है ना कि इंटेंट अगर गलत हो तो फिर क्या ही कह सकते हैं। इस तरह की चीज़ें एक आध अगर सामने आती है तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। लेकिन अगर बार बार इसी तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो फिर कहीं ना कहीं सोचने वाली बात आ जाती है कि यार कुछ ना कुछ तो गलत है। जब बात हो ऐसे बड़े मीडिया नेटवर्क से जुड़ी हुई तो फिर इस तरह की बातों को अगर गलत है तो आपको अपने नेटवर्क के थ्रू सामने लाना चाहिए। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।